हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 27th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे वॉल्यूम 6 के फाइनल इशू 30 को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट इशू में थ्रेक्सा में मची तबाही के फॉलो थ्रू में ये इशू स्टार्ट होता है, जहां उस लड़ाई के कुछ टाइम बाद मार्क वापस पूरी तरह से फिट हो चुका होता है और बचे हुए थ्रेक्सन्स के साथ मिलकर फिर से थ्रेक्सा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड्रेसा उसकी इस मदद पर उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि अगर मार्क अपनी सुपर स्ट्रेंथ से उनकी मदद नहीं करता तो शायद उनके लोगों को वापस थ्रेक्सा को खड़े करने में कई जनरेशंस लग जाती। पर मार्क की हेल्प से एंड्रेसा अपने मरने से पहले ही थ्रेक्सा को वापस अच्छा होते हुए देख पाएगी। मार्क जवाब देता है कि जो भी सब उन लोगों को फेस करना पड़ा है उसके हिसाब से वो इतनी हेल्प तो उनकी कर ही सकता था, तो इसमें कोई थैंक्स की बात नहीं थी। इतने में ही कोई दूसरा थ्रेक्सन वहाँ पर आकर कहता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन क्वीन एंड्रेसा, पर आपने मुझसे कहा था कि जैसे ही मार्क ग्रेसन को उनके प्लेनेट पर वापस भेजने वाली स्पेस वेसल तैयार हो मैं तुरंत आपको आकर बता दूँ। तो अब वो रेडी है। एंड्रेसा उससे कहती है, एक्सीलेंट, जल्दी से तैयारी स्टार्ट करो, मैं चाहती हूँ कि कल सुबह से पहले ही मार्क यहाँ से रवाना हो जाए। और वो थ्रेक्सन तैयारी करने निकल जाता है, पर मार्क कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, अभी काम बाकी है। तुम्हारे आर्किटेक्ट्स की हेल्प से मैं इस जगह को बस कुछ ही हफ्तों में दोबारा तैयार कर सकता हूँ, मैं आज ही नहीं जा सकता। एंड्रेसा जवाब देती है, सबसे पहली बात मैं चाहूँगी कि तुम मेरे लोगों के सामने मेरे फैसले पे क्वेश्चन ना करो। दूसरी बात कि तुम यहाँ ऑलरेडी बहुत टाइम से हो, कुछ ज़्यादा ही टाइम से। इसे पूरा करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अगर तुम इसके लिए अपने आप को भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार मानते हो तो उसके पश्चाताप के लिए भी तुमने बहुत मदद कर दी है। तुम्हारी एक ज़िंदगी है जहाँ तुम्हें वापस लौटना है। मुझे रिग्रेट है कि तुम्हें वापस भेजने की टेक्नोलॉजी रीडिस्कवर करने में हमें इतना टाइम लग गया, पर अब तुम्हें जाना चाहिए। पर मार्क जवाब देता है, 2 हफ्ते मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऑलरेडी 1 महीने से यहाँ पर हूँ। लेकिन एंड्रेसा कहती है, नहीं, तुम्हें वापस जाना होगा मार्क, अपने लोगों के पास। अगर और किसी रीज़न के लिए नहीं तो कम से कम इसलिए कि तुम मुझे नोलन की याद दिलाते हो। ये सुनकर मार्क को एंड्रेसा का उसे इतनी जल्दी वापस भेजने का रीज़न समझ आ जाता है, और वो भी अफसोस के साथ कहता है, हाँ मेरे डैड, उन्हें भी बस इतनी देर के लिए ही मेरी ज़िंदगी में वापस आना था कि मैं उनके साथ जो हुआ उसके लिए बुरा फील कर सकूं। एंड्रेसा भी दुख में कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो जा चुके हैं। इतनी लंबी लाइफ जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो एंड्रेसा की ये बात सुनकर हमें पता चलता है कि वो अब ये मानकर चल रही है कि नोलन अब जिंदा नहीं होगा। पर मार्क कहता है, ऐसा मत कहो, वो अभी मरे नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। एंड्रेसा कहती है, मैं भी चाहूँगी कि तुम्हारी बात सच हो, अब मेरे साथ आओ, तुम्हारे जाने से पहले हमें कुछ और भी डिस्कस करना है। जिसके बाद एंड्रेसा मार्क को उसके भाई के पास लेकर जाती है और मार्क से कहती है कि वो अपने भाई को अपने साथ ही ले जाए। पर ऑब्वियसली मार्क इसके लिए तैयार नहीं होता है। पर एंड्रेसा बताती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारे यहाँ आने से अभी तक मैं कितनी बुढ़ी हो चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए शायद ज़्यादा टाइम नहीं बीता हो, पर मेरे लिए मार्क, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। पर मार्क कभी भी राज़ी नहीं होता है। और एंड्रेसा आगे कहती है, जिस हिसाब से इसकी एजिंग स्लो हो चुकी है उस तरह से तो इसके बोलने सीखने से पहले ही मैं मर चुकी होंगी। तब इसके साथ क्या होगा, पूरी जनरेशन्स इसके जवान होने तक ख़त्म हो चुकी होंगी। क्या पता तब तक हमारे लोग कैसे बदल चुके होंगे। ये यहाँ पर अपनी लाइफ इस तरह से नहीं जी सकता। ये हमारे साथ बिलोंग नहीं करता मार्क, ये तुम्हारे साथ बिलोंग करता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तो एंड्रेसा के इस आर्ग्यूमेंट के बाद मार्क उस बच्चे को अपने साथ अर्थ पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं सीधा अर्थ पर मार्क के घर के बाहर, जहाँ डेबी किसी से बात करके उसे मार्क का अपडेट दे रही होती है। और नोलन के इससे पहले कई बार इतने टाइम के लिए मिशन पर जाने का एग्जाम्पल देकर मार्क के ठीक होने की तसल्ली रख रही होती है। यहाँ कॉल की बात पर ध्यान दे तो पहले डेबी को लगता है कि ये कॉल मार्क की गर्लफ्रेंड एम्बर ने किया है, पर फिर उसे पता चलता है कि ये कॉल एक्चुअली ईव ने किया है। खैर, इस कॉल से हमें ये भी पता चलता है कि ओमनीपोर्टस से लड़ाई के बाद ईव वापस अफ्रीका जाकर लोगों की मदद कर रही है, जिसके लिए डेबी उसकी तारीफ भी करती है। और बात खत्म होने तक वो अपने घर का गेट खोलकर अंदर जाने लग जाती है। पर गेट खोलते ही वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि घर के अंदर मार्क वापस आ चुका होता है। मार्क भी डेबी को देखकर कहता है, हाय मॉम, मुझे मिस किया। और डेबी खुशी के मारे भागते हुए मार्क को गले लगा लेती है और कहती है, ओ मार्क, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता में थी, क्योंकि तुम्हें गए हुए महीना हो गया था। वैसे तुमने ये क्या पहन रखा है। मार्क मजाक में जवाब देते हुए कहता है, अगली बार मैं दूसरे प्लेनेट पर जाऊँ तो मुझे और सामान ले जाने के लिए याद दिलाना। आप यकीन नहीं मानेंगी कि ये लोग टूथपेस्ट के लिए क्या यूज़ करते थे। डेबी कहती है कि वो बस खुश है कि मार्क सही सलामत वापस आ गया। फिर मार्क नोलन के उस प्लेनेट पर होने, उसे बुलाने, विल्ट्रूमाइट्स, इन सब चीज़ के बारे में बताता है। और वो ये भी बताता है कि कैसे अर्थ पर बिताए टाइम की वजह से नोलन अब बदल चुका है। जिसके बाद डेबी मार्क से पूछती है, क्या उसने मेरे बारे में भी कुछ कहा। मार्क जवाब देता है, नहीं, बल्कि आपकी बात करने पर वो थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे। आई एम सॉरी। डेबी कहती है, तो उसने किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट कर दी और मेरे बारे में भूल गया। वो ईविल नहीं है और वो इतना भी हमसे अलग नहीं था जितना हम सोच रहे थे, पर अब वो वापस भी नहीं आ रहा है। इतना सब प्रोसेस करने के बाद और इस बात से दुखी होने के बाद कि नोलन ने उसके बारे में कोई बात नहीं करी, डेबी परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे ड्रिंक चाहिए। पर मार्क उसे रोकते हुए कहता है, मॉम वेट, अभी और भी कुछ है। पर डेबी रुकती नहीं है और ड्रिंक लेने जा रही होती है। पर तभी मार्क का भाई, जिसे एंड्रेसा के कहने पर मार्क अपने साथ ला चुका है, उसके पास आते हुए कहता है,
ब्रदर, जिसकी आवाज़ सुनकर डेबी भी रुककर पीछे देखती है और अब तो वो और भी ज़्यादा सरप्राइज और कंफ्यूज होती है और पूछती है, कौन? क्या क्या इसने तुम्हें अभी भाई कहा? मार्क उसे गोद में उठाकर हाँ कहता है। डेबी कहती है, मतलब ये। मार्क उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है, उन्होंने सही में एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी थी मॉम, उनका एक साथ एक बच्चा भी है। डेबी पूछती है, तो ये बच्चा उस औरत के पास क्यों नहीं है? तुम इसे यहाँ पर मेरे पास क्यों लेकर आए हो? मार्क एंड्रेसा के बताए हुए सारे रीजंस और उस बच्चे की एजिंग के बारे में डेबी को बताता है और अपनी बात के एंड में कहता है, मुझे पता है कि ये काफ़ी मुश्किल और वियर्ड रहेगा, पर मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ और क्या करूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप इसका ध्यान रख देंगी। और ये सुनकर डेबी भी शौक में खड़ी रह जाती है और सीन फिलहाल के लिए चेंज होता है और हम चलते हैं मॉलर ब्रदर्स के अड्डे पर, जहाँ लास्ट इशू से बचा हुआ मॉलर अपना एक और क्लोन बना देता है और वो दोनों फिर से कौन पहला क्लोन है और कौन क्लोन का भी क्लोन है इस बात पर लड़ रहे होते हैं। लेकिन इस बार कोई भी कुछ प्रूव नहीं कर पाता और दोनों मॉलर्स इस बात से एक्चुअली खुश होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सुपीरियर और कोई भी इन्फीरियर नहीं रहेगा और वो पहले की तरह ही मिलकर काम कर पाएंगे और अभी भी वो इवेंचुअली साथ में काम करने का डिसाइड करते हैं। तो आपको याद ही होगा कि स्टार्टिंग इश्यूज़ में इनविंसिबल और गार्जियंस ने मिलकर मॉलर ब्रदर्स के काम को रोककर उन्हें अरेस्ट कर लिया था और उस टाइम हमने ये भी देखा था कि मॉलर ब्रदर्स कई सारे रोबोट बना रहे थे जिन्हें भी कस्टडी में ले लिया गया था। तो इसी पर बात करते हुए मॉलर्स अपने उसी मिशन को आगे बढ़ाने का प्लान करते हैं, पर उसके लिए उन्हें कुछ फंड्स या पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले वो कुछ साइड जॉब्स करके पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर अपने प्लान पर आगे काम करेंगे। लेकिन तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, आई थिंक इस चीज़ में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और जब मॉलर ब्रदर्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम और वो देखते हैं कि ये आवाज़ रोबोट की होती है, जो अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। और रोबोट को वहाँ पर देखकर मॉलर ब्रदर्स भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। पर सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं मार्क के घर पर, जहाँ डेबी इन सब बातों को प्रोसेस नहीं कर पा रही होती है और वो मार्क से मना करती है कि वो उस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। मार्क अभी समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी सेसिल उसे पेंटागन बुला लेता है और मार्क डेबी से कहता है, मॉम, सेसिल मुझसे मिलना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे स्पेस में जाने से ज़्यादा खुश है। क्या मेरे सेसिल के साथ मामला सेटल होने और कुछ और काम करने तक आप इस बच्चे का ध्यान रख सकती हैं? हम रात तक इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और मार्क के मनाने पर डेबी इसके लिए मान जाती है और उस बच्चे को पकड़ लेती है, जबकि मार्क फिलहाल के लिए पेंटागन की तरफ निकल जाता है। पेंटागन में बाहर एक बेंच पर बैठा सेसिल कबूतरों को दाना डाल रहा होता है और उसने ऑलरेडी मार्क और डेबी की सारी बातें सुन ली होती हैं, तो उसे सारी सिचुएशन के बारे में पता होता है। पहले सेसिल मार्क की कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है, जिसके बाद वो सीरियस होकर मार्क से पूछता है, तो तुम अपने पापा से मिले और तुम्हें लगता है कि अब वो हमारे प्लेनेट के लिए थ्रेट नहीं है? मार्क जवाब देता है, नहीं, और मुझे इस बात का यकीन है, पर उनके लोग मतलब मेरे लोग अभी भी एक थ्रेट है। उन्होंने मुझे इस प्लेनेट का इंचार्ज भी बना दिया है और 100 साल की डेडलाइन भी रख दी है। सेसिल पूछता है, उन्होंने तुम्हें इंचार्ज बना दिया? मार्क जवाब देता है, हाँ। वो इतने एरोगेंट है कि उन्हें लगा कि मैं होश में आकर उनके लिए अर्थ पर कब्जा कर लूँगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें मेरे मानने या ना मानने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। शायद उन्हें यहाँ पर आकर कब्जा करने में 100 साल लगेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे इतना टाइम दे दिया। सेसिल कहता है, या शायद ये बस एक जाल हो और वो 100 साल से पहले ही आ रहे हों, बस वो हमें ये बात पता ना लगना देना चाह रहे हों। मार्क ये रियलाइज़ करके कहता है, हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, तो अब हम क्या करें? सेसिल कहता है, कुछ नहीं, इस ख्याल को फ़िलहाल के लिए अपने मन से निकाल दो। जितना हमें उनके बारे में पता है उस हिसाब से अगर उन्होंने सिर्फ 4 बिल्ट्रोमाइट्स को भी हमारे प्लेनेट पर भेज दिया तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल हम बस वेट करके उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें उनसे लड़ने लायक बना दे। मार्क भी इस बात पर एग्री करता है, जिसके बाद सेसिल मार्क के भाई की बात करते हुए कहता है, अपनी मम्मी को बता देना कि हम इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उनके थ्रू एक और बिल्ट्रोमाइट को तुम्हारे जैसा अच्छा सिटीजन बनाकर बड़ा किया जाए तो उसमें हमारी भलाई होगी। हम उसके लिए प्रॉपर अडॉप्शन पेपर्स और चाइल्ड बर्थ रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं और साथ ही कुछ लो टेक होलोग्राफिक्स भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिससे उसका स्किन कलर भी मैच हो जाए। पर हाँ, उसकी फास्ट एजिंग एक प्रॉब्लम है। हम उसकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए उसे पब्लिक स्कूल में ना भेजकर उसे एक प्राइवेट ट्यूटर ही प्रोवाइड करवाएंगे। हम तुम्हारी मम्मी के लिए सब कुछ बहुत आसान कर देंगे, या फिर अगर वो बच्चा नहीं भी चाहती हैं तो हम एक फॉस्टर फैमिली भी प्रोवाइड करवा देंगे। मार्क कहता है, ठीक है, मैं ये उन्हें बता दूंगा। जिसके बाद सेसिल थोड़ा और सीरियस होकर कहता है, गुड, और अब मुझे तुम्हें एक ऑफिशियल वार्निंग देनी होगी। मुझे पता है कि एंड में तुम्हारा जाना हमारे लिए अच्छा ही हुआ, हमें बिल्ट्रोमाइट्स की और जानकारी मिली, तुम अपने पापा से मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे फिर से कभी डिसऑबे करो। मार्क सरप्राइज होते हुए कहता है, वेट, तुम कह रहे हो कि मैंने ठीक किया पर मुझे फिर से नहीं करना चाहिए? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। क्या मेरे गए हुए में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ भी? सेसिल जवाब देता है, ओमनीपोटस नाम की एक बीइंग ने हम पर अटैक किया और मुझे पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी को इकट्ठा करना पड़ा, यहाँ तक कि उस घटिया केव्स टीम को भी। हम ऑलमोस्ट हार ही गए थे। पर मार्क कहता है,
पर हम जीत गए ना। सेसिल कहता है वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि मुझे तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत थी। पर मार्क भी अपने आप को सही साबित करते हुए कहता है कि अगर वो थ्रेक्सा पर नहीं जाता तो वहाँ के सभी लोग मारे जाते। पर सेसिल चिल्लाते हुए उससे कहता है कि सेसिल उसे अर्थ के लोगों को बचाने के लिए पे करता है और उसे ये काम अपनी जॉब की तरह समझना चाहिए। पर मार्क भी जवाब देते हुए कहता है कि वो भी बस सेसिल के लिए इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो दुनिया की वैसे भी मदद करना चाहता है, और इसके बदले सेसिल उसे ठीक ठाक पे भी कर देता है और उसे ये भी पता रहता है कि उसकी ज़रूरत कहाँ पर है। आखिर में मार्क ये भी कहता है कि सेसिल बस उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि बाकियों की तरह मार्क उसकी बातें नहीं मान रहा है। जिस पर सेसिल शांत होते हुए कहता है, शांत हो जाओ मार्क, तुम एक अच्छे इंसान हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। बस मैं चाहूँगा कि तुम मेरी जजमेंट पर ज़्यादा भरोसा करो। पर मार्क भी कहता है, तुमने मेरे और मेरी मम्मी के लिए अभी तक जो भी किया है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, पर मैंने अभी कुछ गलत नहीं किया था। खैर अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ और जगहों पर भी पहुँचना है, मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। और ऐसा कहकर मार्क वहाँ से अपने कॉलेज रूम में चला जाता है, जहाँ विलियम से उसे पता चलता है कि उसका दोस्त रिक जो लास्ट वॉल्यूम में गायब हो गया था वो अभी तक नहीं मिला है। मतलब वो ऑलमोस्ट 2-3 महीनों से गायब है और अब तो उसके केस में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। मार्क को भी इस बात से थोड़ी चिंता होती है और वो कहता है कि अगर उसकी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो विलियम उसे बता दे। और ऐसा कहकर और अपने कपड़े चेंज करके मार्क एम्बर के पास चला जाता है। एम्बर के पास जाने पर पहले एम्बर इमोशनल होकर मार्क को डांटने लग जाती है, जिसके बाद रोते हुए मार्क के गले लग जाती है। और इसी के साथ इनविंसिबल वॉल्यूम 6 अ डिफरेंट वर्ल्ड यहाँ खत्म हो जाता है। तो इस वॉल्यूम में हमें ओमनी मैन की वापसी दिखाई गई, उसकी सॉफ्ट साइड दिखाई गई और विल्ट्रूमाइट की ब्रूटैलिटी की भी एक झलक दिखाई गई। साथ ही मॉलर ट्विंस कैसे एक दूसरे के भी सगे नहीं है ये दिखाया गया, और इमेज कॉमिक्स के कुछ और सुपर हीरोज़ का भी यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दिया गया, जैसे केप्स, ब्रिड्स एक्सेट्रा। तो पर्सनली मुझे तो थर्ड वॉल्यूम के बाद यही वॉल्यूम सबसे बढ़िया लगा। आप उस वॉल्यूम को क्या रैंकिंग दोगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अगली वीडियो से हम 7th वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।